नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका हम चैप्टर नंबर 3 समझ रहे हैं जिसका नाम है नियोजन एवं विकास। तो इस चैप्टर के ऊपर वैसे मैं आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। दोनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम जो समझने वाला टॉपिक सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे भूमि सुधार, जो कि जब भारत में नियोजन की नीति अपनाई जा रही थी उस समय कौन से भूमि सुधार किए गए थे। उसके बाद हम खाद्य संकट की बात करेंगे, जो खाद्यान्न संकट जो हुआ था हम यहाँ पे बिहार, विशेषकर बिहार के संदर्भ में इसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम हरित क्रांति की बात करेंगे। ठीक है, हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति भी है जो कि दूध के उत्पादन के लिए था। हरित क्रांति वैसे खाद्यान्न फसल जो है जैसे गेहूं चावल उसके उत्पादन में को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। और उसके बाद हम बात करेंगे, आखिरी टॉपिक रहेगा बाद के बदलाव, यानी कि जो 1960 के दशक के अंत में है ना, और उसके बाद जो बदलाव किए गए थे नियोजन की नीतियों में जो बदलाव किए गए थे उसको भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट होकर आपको चीज़ों को समझाऊं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब क्लास जो है वो काफ़ी बोरिंग है। रोशन भाई की जो वीडियोस होती है वो बोरिंग होती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। आपको मज़ा आएगा, आसान भाषा में हम बिल्कुल समझने वाले हैं। तो यार वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि सुधार की। भूमि सुधार आपको पता है कि खेती को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार अपनाई गई थी। और आपको पता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर भारत की जो आबादी है रहती है और ज़्यादातर खेती से जुड़ी हुई है ना। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भूमि सुधार करना बहुत जरूरी था। भूमि सुधार के अंतर्गत जो पहली नीति अपनाई गई थी वो जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। अब ये जमींदारी प्रथा क्या थी? ये मुगल काल में अंग्रेज ब्रिटिश राज में ही ये जमींदारी प्रथा थी, जिसमें जमींदार होते थे 400-500 गाँव के मालिक होते थे और वो किसानों से खेती करवाते थे। ठीक है, इस तरीके से किसानों का शोषण होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जमींदार नहीं थे, अब जो भूमि है जमीन है उसके मालिक किसान थे। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। दूसरा, चकबंदी की नीति अपनाई गई। चकबंदी होता है क्या है भैया? अब देखिए, चकबंदी का मतलब होता है कि खेत जो छोटे छोटे खेत है ना उनको एक साथ मिला देना। मान लो कि 4 भाई है और 4 जमीन है, मान लो 100-100 गज का उनकी जमीन है, तो 4 भाइयों में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके 4 टुकड़े हो गए है ना, 25-25 गज चारों भाइयों में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन चकबंदी में क्या किया जाएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई एक ही जगह पे हम चारों भाई, मतलब एक भाई को एक जगह पे पूरे 100 गज दे दे, दूसरे भाई को दूसरी जगह पे पूरे 100 गज दे दिया। अलग अलग भाग करने की जरूरत क्या है ना। तो इसको हम चकबंदी बोलते हैं, मतलब कि खेतों को एक साथ जोड़ना, एक साथ मिला देना, एक साथ कर देना ताकि खेती करना आसान हो जाए। अब मान लो कि 25 गज के खेत पे ज़्यादा आसान होगा खेती करना या 100 गज पे, 100 गज पे ज़्यादा होगा क्योंकि उसको जोतने में है ना, एक ही जगह पे आप है, एक ही जगह पे आपको सारा काम करना है तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चकबंदी की नीति अपनाई गई। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि कोई व्यक्ति कितना अपने पास कितनी जमीन रख सकता है। ठीक है ना, लिमिट से ज़्यादा मतलब नहीं रख सकता। लेकिन इस कानून का वैसे उतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस कानून का तोड़ निकाल लिया था और मतलब बहुत अपनी मर्जी के हिसाब से जितना मर्जी उतना ज़मीन अपने पास रखा करते थे। तो ये कानून मतलब ये जो नीति अपनाई गई है वो उतना सफल नहीं रहा, लेकिन शुरू की जो 2 नीतियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा सफल रही और कृषि के विकास में इसने काफ़ी ज़्यादा योगदान भी दिया। अब हम बात करते हैं खाद्यान्न संकट की। तो देखिए, खाद्यान्न संकट है या खाद्य जो संकट है ये 1960 के दशक के में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं 1960 के दशक में ये स्थिति क्यों देखने को मिलता है, खाद्यान्न संकट क्यों उत्पन्न होता है। तो इसके पीछे का मेन कारण ये था कि भाई इस समय सूखा पड़ता है बहुत सारे इलाके में, जिसके बहुत सारे हिस्से में सूखा पड़ता है। इसके अलावा इस समय भारत को 2 युद्ध भी लड़ने पड़ते हैं ना, 62 में और 65 में। आपको पता है 62 में चाइना के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ता है। और विदेशी मुद्रा का संकट भी भारत जो है वो झेल रहा होता है इस समय, तो इस कारण खाद्यान्न संकट देखने को मिलता है। ठीक है, अब खाद्यान्न संकट की सबसे जो भयानक स्थिति है वो बिहार में होता है ना, बिहार में देखने को मिलता है। और बिहार में बिल्कुल अकाल जैसी स्थिति होती है, भूखमरी जैसी स्थिति होती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लगभग 9 जिले की बात यहाँ पे की जा रही है। 9 जिले में जो पैदावारी, जो सामान्य स्थिति में जो पैदावारी होती थी ना, अब इस समय बिल्कुल मतलब जितना पैदावारी है उसका आधा हो गया है, बिल्कुल आधा घट के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंभीर स्थिति थी। तो देखिए, इन सभी कारणों से बिहार में क्या है कि कुपोषण बड़े पैमाने पर फैल रहा था। ठीक है, लोग कुपोषण के शिकार हो रहे थे। और एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य आदमी को ना लगभग 2450 कैलोरी की जरूरत होती है आहार के माध्यम से। उसको एक दिन में 2450 कैलोरी मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में ये इतना नहीं है, 2200 है ना, 2200 मिल पाता था बिहार के लोगों को, औसतन मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस समय लगभग घट के ये 1200 कैलोरी रह गई थी, 1200 कैलोरी।
आप समझ सकते हैं। तो कुपोषण का मेन कारण तो यही था कि भोजन नहीं मिल पा रहे लोगों को सही से। और इस समय यार बिहार में क्या है ना कि जो अनाज की जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके पीछे का मेन कारण था जोनिंग यानी कि इलाके बंदी, है ना। जो बिहार की सरकार है वो इलाके बंदी की नीति अपना रखी थी, जिस कारण पंजाब हरियाणा जैसे जो राज्य हैं वहाँ से गेहूँ चावल बिहार में नहीं आ पा रहा था, है ना। और दोगुने दाम पे ये बिक रहे थे। तो ये मेन कारण था कुपोषण का, और वहाँ पे भूखमरी जो अकाल जैसी स्थिति पड़ रही थी उसका मेन कारण था ये। अब देखिए इस स्थिति में भारत को विदेशी मदद की जरूरत थी, खासकर अमेरिका जैसे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी मदद की जरूरत थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका अगर मदद कर रहा था तो उसके पीछे वो उसका भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। वो भारत के विदेश नीति को बदलने की कोशिश कर रहा था, है ना, अपने पक्ष में विदेश नीति को करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारे योजनाकारों ने क्या किया, एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, अब यहाँ पे हम हरित क्रांति की स्टोरी को समझने वाले। हरित क्रांति है क्या और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। तो आपको पता है कि 1960 के दशक में भारत में बहुत ही गंभीर खाद्यान्न संकट था, और इस स्थिति में हमें गेहूं चावल, विशेषकर यही ज़्यादातर चीज़ें हमारे देश में जो लोग हैं वो रोटी चावल खाते हैं, है ना। तो इसकी ज़्यादा डिमांड थी, ये सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो इसके उत्पादन के लिए सरकार ने क्या किया, हरित क्रांति चलाया। इसके अंतर्गत सरकार ने उन जगह पे संसाधन को लगाया जहाँ पे पहले से सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहाँ के किसान क्या थे, समृद्ध थे, जो खेती कर सकते थे, बढ़िया खेती कर सकते थे। तो वहाँ पे संसाधन को लगाया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, उत्पादन में तेज गति से वृद्धि हुई। इसका फायदा हुआ। सरकार ने क्या किया, यहाँ के मतलब जो किसान थे उनको सस्ते दाम पे बीज उपलब्ध कराए, है ना, उर्वरक उपलब्ध कराए, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई के साधन उनको मुहैया कराया। और इससे क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई। और सरकार ने यह भी गारंटी दे दी कि उनकी फसल को अच्छे दाम पे खरीद लिया जाएगा। तो किसानों ने खूब इंटरेस्ट लिया, फसल उगाया, है ना, और फसल के उत्पादन में तेज गति से वृद्धि हुई। इसी को हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं। सकारात्मक यानी कि अच्छे प्रभाव क्या रहे, तो भाई फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं और चावल। ठीक है, किसानों की स्थिति अच्छी हो गई, है ना, किसानों की उनके उपज की कीमत भी अच्छी मिल रही है। तो ये तो सकारात्मक प्रभाव में आप बता सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, तो नकारात्मक प्रभाव में आप बताएंगे कि भाई इसका फायदा ना सभी किसानों को नहीं मिला। सिर्फ पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनका भाई बहुत ज़्यादा फायदा मिला उनको, है ना, वो समृद्ध हो गए। लेकिन बिहार और दूसरे राज्य के जो मतलब किसान हैं उनको फायदा नहीं मिला हरित क्रांति का। इसके अलावा हरित क्रांति के कारण कुछ किसान तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ गरीब ही रह गए। ठीक है, और हरित क्रांति के कारण एक और प्रभाव ये हुआ कि एक मध्य श्रेणी के जो किसान थे ना, मिडिल क्लास जो फार्मर्स थे, उनका उद्भव हुआ, क्योंकि उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया था। जो मौका उनको मिला उसका फ़ायदा उठाया और वो समृद्ध हो गए, प्रभावशाली बन गए। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव में पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे श्वेत क्रांति की। देखिए श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन के लिए चलाई गई क्रांति थी। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिनको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वर्गीज कुरियन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, गुजरात में सरकारी दूध एवं विपणन जो परिसंघ है उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अमूल की स्थापना की थी। अमूल की जो शुरुआत है वो वर्गीज कुरियन के द्वारा ही की गई थी। तो ये जो क्रांति है इसकी शुरुआत हम देखते हैं, गुजरात का एक शहर है आणंद। ठीक है, तो वहाँ से ये शुरू होता है और सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन जो है वहाँ से फेमस होना स्टार्ट हो जाता है। और इस आंदोलन से लगभग जो गुजरात के 25 लाख जो दूध उत्पादक जो थे वो जुड़े हुए थे। तो ग्रामीण विकास में और गरीबी उन्मूलन में ये जो अमूल जो आंदोलन है उसने काफ़ी विशेष भूमिका निभाई, है ना, विशेषकर दूध के उत्पादन में काफ़ी विशेष भूमिका निभाई। और ये जो मॉडल था, ये जो मॉडल आगे बढ़ रहा था, इसी को हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसके माध्यम से जो उत्पादक है ना, जो दूध उत्पादक है, उनको उत्पादन और विपणन का जो एक तंत्र है, राष्ट्रव्यापी जो तंत्र है, उससे जोड़ना था। मतलब कि दूध उत्पादक जो है वो जितना भी उत्पादन कर रहे हैं उसको मंडी तक कैसे पहुंचाना है, उनको उनकी सही मूल्य कैसे मिलेगा, ये सब इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो इसका मेन पर्पस यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। ऑपरेशन फ्लड का मैं उद्देश्य बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रामीण लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, उनकी आमदनी में वृद्धि हो, ठीक है, गरीबी को दूर किया जाए। तो ये ऑपरेशन फ्लड का एक मेन पर्पस था और ये भी दूध उत्पादन के लिए चलाया गया था। अब हम आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि है बाद के बदलाव। देखिए 1960 का दशक के जो अंतिम समय है, मतलब कि हम 1967-68 की बात करें तो उस समय के आसपास हमारी जो योजनाएं है उसमें कुछ और बदलाव आता है। जैसे कि आपको पता है शुरुआत में हमने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा हमने सरकारी क्षेत्र को महत्व दिया, निजी क्षेत्र को उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी जब आती है तो इंदिरा गांधी भी यही करती हैं कि उन्होंने भी जो सरकारी जो क्षेत्र है
है ना, उसको और ज़्यादा महत्व दिया। और 1967 के आसपास ही हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था, 14 जो निजी बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और सरकार ने क्या किया, गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा की, है ना। और इससे ये समझ में आया कि सरकार की जो नीति है वो समाजवादी नीति है, समाजवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। लेकिन बाद में क्या होता है, इन नीतियों का धीरे धीरे विरोध भी होना शुरू होता है। तो 1950 से अगर 80 के बीच की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो 3 से 3.5 के आसपास थी, ठीक है, जो कि बहुत ही स्लो थी, काफ़ी ज़्यादा स्लो हम चल रहे थे। और सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार, अकुशलता मौजूद थी, है ना। नौकरशाही भी जो थे, नौकरशाही आप समझते हैं, जो अधिकारी लोग थे वो भी आर्थिक विकास में कोई अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1980 के बाद हमने अपनी नीति में बदलाव लाया और अर्थव्यवस्था में जो सरकार की भूमिका है यानी कि राज्य की जो भूमिका है उसको हमने कम करने की कोशिश की। और आप देखेंगे कि 1990 के आसपास, 91 के आसपास हम वैश्वीकरण, उदारीकरण, है ना, निजीकरण की नीति भी लेकर आते हैं। आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, जब अगले चैप्टर की वीडियो डालूंगा। ऐसे हिस्ट्री की वीडियो आज ही मैं अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग हिस्ट्री की वीडियो को भी देखें, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।